हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन ग्राम श्री इस कविता की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। बच्चों, हमें से बहुत से लोग गांव गए होंगे या गांव को बहुत करीब से देखा होगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में एक अलग ही शांति और सुंदरता होती है। इस कविता में पंत जी हमें उसी गांव की सैर पर ले जा रहे हैं। सोचिए, आप एक ऐसे खेत के बीच खड़े हैं जहां दूर दूर तक मखमल जैसी हरी घास और फसलें फैली हैं। सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो चांदी की तरह चमकती हैं। कहीं सरसों के पीले पीले फूल महक रहे हैं तो कहीं मटर की फलियां ऐसी लग रही हैं जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। कवि ने इस कविता में सिर्फ खेतों की ही नहीं बात की, बल्कि यह भी बताया है कि पेड़ों पर कैसे आम के बोर आ गए हैं, अमरूद अब मीठे होकर लाल होने लगे हैं, और गंगा के किनारे की जो रेत है वो धूप में कैसी सतरंगी दिखती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कविता हमें गांव की हरियाली, वहां के ताजे फल सब्जियों और प्रकृति की खूबसूरती का एक उत्सव है। तो चलिए, आज इस कविता के माध्यम से सुंदर से गांव की सैर करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। बच्चों, इन पंक्तियों में दूर तलक का मतलब होता है दूर तक, तिनकों का मतलब होता है घास के छोटे तिनके, हरित का मतलब होता है हरा, रुधिर का मतलब होता है खून, झलक का मतलब होता है चमकना, श्यामल भूतल का मतलब होता है हरी भरी धरती, नभ का मतलब होता है आसमान, चिर का मतलब होता है चादर, निर्मल का मतलब साफ सुथरा, नील का मतलब नीला, और फलक का मतलब होता है छत। तो पहली पंक्तियों में फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी नरम और हरी घास फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि यहाँ पर बताते हैं कि जब इस हरियाली पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो घास पर चांदी की सफेद जाली बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसका मतलब है कि घास के तिनकों के अंदर बहने वाला जो हरा रस है वो ऐसा लग रहा है जैसे उनका हरा खून चमक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इस हरी भरी धरती के ऊपर साफ नीला आसमान एक चादर की तरह ऐसे झुका हुआ है जैसे उसकी छत हो। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि गांव के खेतों में हरियाली इतनी कोमल और रेशमी है कि वह देखने में मखमल के कपड़े जैसी लगती है। जब सुबह को सूरज की किरणें इन ओस से भीगी फसलों पर पड़ती हैं तो वह चमकने लगती है। यह चमक ऐसी लगती है जैसे किसी ने हरियाली के ऊपर चांदी का जाल बुन दिया हो। कवि एक बहुत सुंदर कल्पना करते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे घास के तिनकों के आर पार जब रोशनी पड़ती है तो उनके भीतर का क्लोरोफिल यानी हरा रस साफ दिखता है, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तिनकों के शरीर में लाल नहीं बल्कि हरा खून दौड़ रहा हो। धरती हरियाली के कारण सांवली दिख रही है। इस सुंदर धरती के ऊपर जो नीला और साफ आसमान है वह ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने धरती को प्यार से ढकने के लिए एक नीली चादर तान दी हो। बच्चों, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। बच्चों, यहाँ पर रोमांचित का मतलब है खुश होना, वसुधा का मतलब है भूमि या धरती, आई का मतलब होता है आना, जौ ये एक गेहूं की तरह अनाज होता है, अरहर ये एक दाल का नाम है, सनई का मतलब होता है सन जो कि जिससे रस्सी बनती है, किंकड़िया का मतलब है करधनी या घुंघरू, भीनी का मतलब हल्की, तैलाक्त गंध का मतलब होता है तेल जैसी खुशबू, हरित धरा का मतलब है हरी धरती, नीलम की कली का मतलब है नीले फूल, और तीसी का मतलब है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि खेतों में जौ और गेहूं की बालियां आने से धरती बहुत रोमांचित
यानी कि खुश लग रही है। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली। यहाँ पर अरहर और सनई के पौधों पर लगी सूखी फलियां हवा में हिलकर ऐसे आवाज कर रही हैं जैसे धरती ने सोने की करधनी पहन रखी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। चारों तरफ सरसों के पीले फूल खिल गए हैं जिनसे तेल जैसी हल्की खुशबू आ रही है। लो हरित धरा धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसी बीच हरी घास के बीच से तीसी यानी अलसी के नीले फूल ऐसे झांक रहे हैं जैसे हरी धरती ने नीले रंग के रत्न पहन लिए हों। तो बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। जब फसल पकने लगती है तो किसान खुश होता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि खुद धरती माँ खुश हो रही है। गेहूं और जौ में दाने आने से ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के मारे धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों। अरहर और सनई की फसलों पर जब फलियां आती हैं और वे हवा में हिलती हैं तो झुनझुन की मधुर आवाज आती है। कवि ने इसकी तुलना किंकड़ियों यानी कमर में बांधी जाने वाली करधनी से की है। ऐसा लगता है मानो धरती माँ ने कमर में सोने की करधनी पहन ली हो। वसंत के मौसम में सरसों के पीले फूल पूरे खेत को पीला कर देते हैं। इन फूलों से एक हल्की मीठी और तेल जैसी महक आती है जो पूरी हवा में घुल गई है। जहां एक तरफ पीली सरसों है, वहीं धरती से नीली तीसी यानी अलसी के फूल भी सिर उठाकर झांक रहे हैं। कभी को ये नीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे हरी धरती पर नीलम रत्न जड़ दिया गया हो। यहाँ कवि प्रकृति को एक दुल्हन या स्त्री की तरह सजा हुआ देख रहे हैं। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। बच्चों इन पंक्तियों में रिलमिल का मतलब होता है मिलजुल कर, छीमिया का मतलब है फलियां, छिपाए बीज लड़ी का मतलब है बीज की लड़ियों को छिपाना, फूले फिरते का मतलब है उड़ते रहना, वृंतों से वृंतों पर का मतलब है एक डाल से दूसरी डाल पर। तो पहली पंक्तियों में रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि खेतों में अलग अलग रंगों के फूलों के बीच मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सहेलियां आपस में मिलजुल कर हंस रही हों। मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। मटर की फलियां मखमल के छोटे बटुओं जैसी लटकी हुई हैं जिनके अंदर दानों की लड़ियां छिपी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग बिरंगे फूलों पर सुंदर तितलियां उड़ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। नजारा ऐसा है कि लगता है फूल ही उड़कर एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहे हों। तो बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या आप इस तरह से करेंगे। कवि ने यहाँ मटर के पौधों का मानवीकरण किया है। वे कहते हैं कि मटर के पौधे जब फूलों के बीच खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो बहुत सारी सहेलियां सज धज कर एक साथ खड़ी होकर हंस रही हैं। मटर की जो फलियां लटकी हुई हैं, वे देखने में मखमल के छोटे थैलों या पेटियों जैसी लग रही हैं। इन पेटियों के अंदर मटर के दाने बहुत सलीके से एक लड़ी की तरह सुरक्षित रखे हुए हैं। चारों तरफ इतने रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उन पर उतनी ही रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। तितलियां जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं तो कवि को एक भ्रम होता है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो तितलियां नहीं उड़ रही बल्कि फूल खुद ही इतने खुश हैं कि वे अपनी डाल छोड़कर दूसरे फूलों से मिलने उड़कर जा रहे हैं। यानी फूलों और तितलियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। बच्चों इन पंक्तियों में रजत स्वर्ण का मतलब है चांदी और सोना, मंजरियों का मतलब है बौर यानी कि आम आने से पहले जो बौर आता है उसी को बौर कहते हैं। आम्र का मतलब है आम, तरु का मतलब होता है पेड़, झर का मतलब है झड़ना, दल का मतलब पत्ते, कोकिल का मतलब होता है कोयल, मतवाली का मतलब होता है मस्त, महके कटहल का मतलब होता है कटहल महक रहे हैं, मुकुलित जामुन का मतलब है जामुन की कलियां, झरबेरी
का मतलब होता है बेर, झूली का मतलब है झूल रहे हैं, और दाड़िम का मतलब होता है अनार। तो पहली पंक्तियों में, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब आम के पेड़ों की डालियां चांदी और सोने जैसी चमकने वाली मंजरियों यानी बौर से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और इस मौसम की खुशी में कोयल मस्त होकर गाने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। कटहल महक रहे हैं, जामुन के पेड़ों पर नई कलियां आ गई हैं और जंगल में झरबेरी के फल पककर झूल रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। खेतों में आड़ू, नींबू, अनार जैसे फल और आलू गोभी बैंगन मूली जैसी सब्जियां भी खूब उग गई हैं। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कह रहे हैं कि आम के पेड़ों पर खूब सारी मंजरियां यानी बौर आ गया है, जो देखने में चांदी और सोने जैसी चमक वाला लगता है, खासकर जब उन पर धूप पड़ती है। ढाक और पीपल के पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा रहे हैं। ये बताता है कि यह वसंत ऋतु का समय है, जब पेड़ पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्तों और फलों के लिए तैयार होते हैं। इस बदले हुए मौसम और हरियाली को देखकर कोयल बहुत खुश और मस्त हो गई है। उसकी मीठी आवाज सुनाई देने लगी है, जो वसंत ऋतु के आने का संकेत है। कटहल के पेड़ से खुशबू आ रही है और जामुन के पेड़ों पर नई नई कलियां आ गई हैं। जंगल में जो झरबेरी के पेड़ हैं, उन पर छोटे छोटे बेर पककर झूल रहे हैं। इसके साथ ही खेतों में अलग अलग तरह के फल जैसे आड़ू, नींबू और अनार भी खूब लगे हैं। और सर्दियों की मशहूर सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी खेत में खूब पैदा हुई है। यहाँ कवि ने वसंत के मौसम का वर्णन किया है, जब प्रकृति में नई जान आती है और खेत खलिहान फल सब्जियों से भर जाते हैं। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बच्चों इन पंक्तियों में लाल चित्तिया का मतलब है लाल निशान पड़ना, सुनहले मधुर का मतलब है सुनहरे और मीठे, अवली का मतलब है आंवला, तरु का मतलब है पेड़, लह लह का मतलब है लहराना और मह मह का मतलब है महक रहा। तो पहली पंक्तियों में पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं और उन पर लाल रंग की चित्तियां यानी निशान पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। बेर भी पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले के छोटे छोटे फलों से पेड़ की डालियां पूरी तरह लद गई हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। खेतों में पालक लहरा रहा है और धनिया महक रहा है। लौकी और सेम की बेलें चारों तरफ फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। नरम मखमल जैसे टमाटर अब लाल हो चुके हैं और मिर्चों के गुच्छे ऐसे लग रहे हैं जैसे पौधों पर हरी थैलियां लटकी हों। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि जब अमरूद बहुत ज्यादा मीठा और पक जाता है, तो उस पर लाल लाल छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। बेर अब हरे से सुनहरे हो गए हैं। आंवलों के छोटे छोटे फलों से पेड़ की डालियां पूरी तरह लद गई हैं। हवा चलने पर पालक के पत्ते खुशी से लहलहा रहे हैं और धनिये की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की बेलें खेतों में दूर तक फैली हुई हैं और उन पर खूब सारी फलियां लगी हैं। टमाटर पहले हरे और सख्त थे, अब वे पककर लाल और मखमल की तरह नरम हो गए हैं। मिर्च के पौधों पर मिर्चों के बड़े बड़े गुच्छे लगे हैं। कवि को ये गुच्छे हरी थैलियों जैसे लग रहे हैं। यहाँ कवि हर सब्जी को एक अनोखे अंदाज में देख रहे हैं। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तत्पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। बच्चों इन पंक्तियों में बालू का मतलब है रेत,
सरपत का मतलब है एक लंबी घास जो कि नदी के किनारे पर उगती है। कंगी का मतलब है कंघा। कलंगी, ये बगुले के सिर के बालों को कलंगी कहते हैं। सुरखाब एक सुंदर पक्षी होता है जो पानी पर तैरता है। पुलिन का मतलब होता है किनारा। मगरौठी एक पक्षी है। तो पहली पंक्तियों में बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि यहाँ पर कहते हैं कि गंगा के किनारे की रेत हवा और लहरों के कारण ऐसी लग रही है जैसे बालू पर सांपों के चलने के निशान बने हों। धूप पड़ने से वह रेत सतरंगी चमक रही है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। किनारे पर उगी सरपत घास तरबूजों की खेती बहुत सुंदर दिख रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। पानी में बगुले अपने पैरों से सिर की कलंगी ऐसे खुजला रहे हैं जैसे कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। पानी में सुरखाब पक्षी तैर रहे हैं और किनारे पर मगरौठी पक्षी आराम से सोई हुई है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि गंगा के किनारे जब हवा चलती है या लहरें आती जाती हैं तो रेत पर लहरदार टेढ़ी मेढ़ी धारियां बन जाती हैं। ये धारियां ऐसी लगती हैं जैसे बालू पर सांप वहां से रेंगकर गुजरे हों। सूरज की रोशनी जब गीली रेत पर पड़ती है तो वह कई रंगों में सतरंगी की तरह चमकती है। किनारे पर सरपत, जो एक तरह की लंबी घास होती है, उगी है और साथ ही किसानों ने तरबूजों की खेती कर रखी है जो किनारे की शोभा बढ़ा रही है। कवि बगुलों को बहुत ध्यान से देखकर कहते हैं कि जब बगुला अपने एक पैर की अंगुली से अपने सिर को खुजलाता है तो ऐसा लगता है मानो वह अपनी कलंगी यानी सिर के बाल को कंघी से संवार रहा हो। पानी में सुरखाब पक्षी मजे से तैर रहे हैं और किनारे पर मगरौठी नाम की चिड़िया चुपचाप सोई हुई है। यह दिखाता है कि गंगा का किनारा कितना शांत और सुंदर है। बच्चों, चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। बच्चों, इन पंक्तियों में हिम आतप का मतलब है सर्दियों की गुनगुनी धूप। अलसाए का मतलब है आलस। अंधियाली का मतलब है काली। निशी का मतलब है रात। तारक का मतलब है तारे। मरकत, ये पन्ना नाम का एक हरा रत्न होता है। ग्राम का मतलब है गांव। नीलम नभ का मतलब है नीला आकाश। आच्छादन का मतलब है ढका हुआ। निरुपम का मतलब है अनोखा। हेमांत का मतलब है सर्दी का अंत। स्निग्ध का मतलब है कोमल। निज का मतलब है अपनी। शोभा का मतलब होता है सुंदरता। और हरता जनमन का मतलब होता है सभी का मन मोह लेना। तो पहली पंक्तियों में हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सर्दियों की गुनगुनी धूप में गांव की हरियाली ऐसी लग रही है मानो वह हंस रही हो और सुख से आलस में भरकर सो रही हो। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। ओस से भीगी काली रात में तारे भी सपनों में खोए हुए से लगते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। यहाँ पूरा गांव हरे रत्न के एक खुले डिब्बे जैसा सुंदर लग रहा है जिसके ऊपर नीले आकाश की चादर ढकी हुई है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। सर्दियों के अंत वाले कोमल व शांत मौसम में गांव अपनी अनोखी सुंदरता से सबका मन मोह रहा है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में जब धूप खिली होती है तो सब कुछ बहुत शांत और सुखद लगता है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि यह खिली हुई हरियाली और धूप दोनों मिलकर चैन की नींद सो रहे हैं। रात के समय जब ओस पड़ती है तो अंधेरा थोड़ा भीगा सा लगता है। उस समय आसमान में चमकते तारे ऐसे लगते हैं जैसे वे नींद में कोई सुंदर सपना देख रहे हो। मरकत एक बहुत ही कीमती हरे रंग का पत्थर होता है। कवि कहते हैं कि पूरा गांव हरियाली से भरा है, इसलिए वह हरे रत्न के खुले डिब्बे जैसा लग रहा है और उसके ऊपर जो नीला आसमान है वह उस डिब्बे के नीले ढक्कन या कवर जैसा दिख रहा है। सर्दियों के खत्म होने पर गांव का वातावरण बहुत कोमल, शांत और प्यारा हो जाता है
गांव की यह अद्भुत सुंदरता हर इंसान के मन को अपनी ओर खींच लेती है और खुश कर देती है। इन पंक्तियों में कवि ने गांव को एक कीमती खजाने की तरह पेश किया है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।